गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 13 की। एक वीडियो हमने अध्याय संख्या 13 जिसका नाम है वैदेशिक सेवा यानी कि फॉरेन सर्विस, उसके बारे में हमने बात कर ली है। और जो पिछला वीडियो हमने बनाया था, पहला वीडियो वैदेशिक सेवा का, उसमें हमने बात की कि आखिर में वैदेशिक सेवा क्या होती है, वैदेशिक सेवा के अंदर किस कर्मचारी को भेजा जा सकता है और किस कर्मचारी को नहीं भेजा जा सकता। इसके अलावा हमने बात की कि क्या कर्मचारी की सहमति लेना ज़रूरी है वैदेशिक सेवा में भेजने से पहले। तो हमने कई सारे पॉइंटों के ऊपर बात की और एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ये वाला वीडियो देखने से पहले लास्ट वाला जो वीडियो वो ज़रूर देख लें, ठीक है गाइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे नियम संख्या 144 से, और आगे जो भी नियम कवर हो पाएंगे वो सारे करेंगे, ठीक है गाइज। तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक दो पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा आपको विशेष तौर से उनको समझना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो गाइज ये जो नियम संख्या 44 है, इसमें ये बता रखा है कि वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक से वेतन प्राप्त करने की तारीख, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे पीएचईडी डिपार्टमेंट है, ये राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर जो भी कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त होते हैं उनको वेतन और भत्ते राजस्थान सरकार की संचित निधि से मिलता है, ठीक है गाइज। लेकिन ऐसे भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें अगर कोई कर्मचारी अगर नियुक्ति पाता है, नौकरी करता है, तो वहाँ पर उनको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वो राजस्थान सरकार की संचित निधि से नहीं मिलेंगे, किसी अन्य स्रोत से मिलेंगे, ठीक है गाइज। जैसे रिको हो गया, जेडीए हो गया, कोई भी निगम हो गया, विद्युत वितरण कंपनी हो गई, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जिनमें यदि कोई कर्मचारी नियुक्ति पाता है, नौकरी करता है, तो उसमें कर्मचारी को जो वेतन और जो भत्ते मिलेंगे वो राजस्थान सरकार की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलेंगे, ठीक है गाइज। तो नियम संख्या 144 में ये हम पढ़ेंगे कि आखिर में कर्मचारी को अगर विदेशी सेवा के अंदर प्रतिनियुक्त किया जाता है, डेपुटेशन पर भेजा जाता है, तो कर्मचारी वेतन प्राप्त करने की तारीख क्या रहेगी, विदेशी नियोजक से जो वेतन प्राप्त करेगा उसकी तारीख क्या रहेगी, ठीक है गाइज। जैसे आप में से कोई कर्मचारी कोई विद्यार्थी अगर जूनियर अकाउंटेंट बनेगा, ठीक है, तो उसके बाद में मान लो उसकी नियुक्ति, पहली नियुक्ति पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर कर दी, और मैंने अभी आपको बताया था कि पीएचडी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर अगर कोई भी नियुक्त होता है तो उसको वेतन और भत्ते राजस्थान सरकार की संचित निधि से मिलेंगे, ठीक है गाइज। और आप में से मान लो किसी जूनियर अकाउंटेंट का आपका सिलेक्शन हो गया और आप बन गए जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद में आपको पोस्टिंग मिल गई पीएचडी डिपार्टमेंट में, ठीक है, और इसके बाद में आपको भेजा जाता है वैदेशिक सेवा में यानी कि डेपुटेशन पर। मान लो आपको रिको के अंदर भेज दिया गया, तो रिको में आप प्रतिनियुक्ति पर जाओगे, तो आपको जो विदेशी, जो रिको का जो मेन नियोजक है, जो मालिक है, उसको हम बोलेंगे विदेशी नियोजक। और रिको क्या है, रिको के अंदर अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद में अगर आप नौकरी करोगे पीएचडी से रिको के अंदर जाओगे, तो आप रिको के अंदर जितने साल की सेवा अवधि करोगे ना, उसको हम बोलेंगे वैदेशिक सेवा अवधि, ठीक है गाइज। और विदेशी नियोजक का मतलब है कि रिको में जो आपको वेतन भत्ते देगा ना, उसको हम बोलेंगे विदेशी नियोजक, ठीक है। तो विदेशी नियोजक से कोई कर्मचारी वेतन भत्ते प्राप्त करने की तारीख क्या रहेगी उसके बारे में नियम संख्या 144 में बता रखा है, ठीक है गाइज। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि पीएचडी से अगर कोई जूनियर अकाउंटेंट अगर रिको में उसको प्रतिनियुक्त कर दिया जाए यानी कि डेपुटेशन पर भेज दिया जाए, तो उसको विदेशी नियोजक से वेतन प्राप्त करने की तारीख क्या रहेगी, ठीक है गाइज। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रतिनियुक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेपुटेशन, और एक होती है वैदेशिक सेवा यानी कि फॉरेन सर्विस, दोनों का मतलब एक ही है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। आप लास्ट तक मैं वीडियो में प्रतिनियुक्ति शब्द बोलो या फिर वैदेशिक सेवा बोलो, तो दोनों का मतलब एक है, ठीक है गाइज। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर राजस्थान सरकार यानी कि कोई कर्मचारी अपने पैतृक विभाग, ठीक है, पैतृक विभाग का मतलब होता है जिसके अंदर उसको पहली बार जो नौकरी मिली है ना, जिस विभाग में वो काम करता है, उसको हम बोलते हैं पैतृक विभाग, ठीक है। तो पीएचडी, मान लो कोई आप में से जूनियर अकाउंटेंट बन गया और उसको नियुक्ति मिल गई पीएचडी के अंदर, पीएचडी राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है, अगर इसके अंदर नियुक्ति मिल गई तो ये कहलाएगा उस जूनियर अकाउंटेंट का पैतृक विभाग। और राजस्थान सरकार ने मान लो उस जूनियर अकाउंटेंट को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया रिको के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिनियुक्ति विभाग, ठीक है। तो रिको के अंदर जो आपको वेतन भत्ते जो अधिकारी आपको देगा, जो सक्षम है, उसको हम बोलेंगे विदेशी नियोजक, ठीक है गाइज। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि विदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक से वेतन प्राप्त करने की तारीख क्या रहेगी, ठीक है गाइज। तो इसमें बता रखा कि उस स्थिति से अपना वेतन विदेशी नियोजक से प्राप्त करेगा जिस स्थिति को वह सरकार में अपने पद का कार्यभार किसी अन्य को सौंप देता है, ठीक है।
जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट पीएचडी में आपको पोस्टिंग मिल गई, ठीक है, और आपको प्रतिनियुक्त कर दिया गया रिको के अंदर, ठीक है, और आपने पीएचडी में जो आप अपने पद का जो कार्यभार देखते थे, जो काम संभालते थे, वो आपने अपना जो कार्यभार है ना वो किसी दूसरे जूनियर अकाउंटेंट को दे दिया और आपने बोला कि भाई साहब आप मेरा काम अब आज से आप देखोगे, मुझे तो सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर रिको के अंदर भेज दिया, ठीक है। तो जिस दिनांक को इस जूनियर अकाउंटेंट ने इस दूसरे जूनियर अकाउंटेंट को अपने पद का कार्यभार सौंपा, तो कार्यभार सौंपने की जो तारीख है ना, उसी तारीख से ये प्रतिनियुक्ति पर जाने वाला जूनियर अकाउंटेंट विदेशी नियोजक से क्या प्राप्त करेगा, वेतन प्राप्त करेगा, ठीक है गाइज। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक से वेतन प्राप्त करने की तारीख क्या रहेगी, ठीक है गाइज। कार्यग्रहण काल तथा कार्यग्रहण काल के दौरान देय वेतन वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा विदेशी नियोजक से सलाह मशविरा कर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है गाइज। अब जैसे आप पीएचडी से रिको के अंदर जाओगे तो आपको कार्यग्रहण काल यानी कि ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, 5 दिन का, 10 दिन का, 2 दिन का, जो भी टाइमिंग मिलेगा आपको, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका पीएचडी से आपको डेपुटेशन पर रिको के अंदर भेज दिया, तो आप 5 दिन में रिको के अंदर ज्वाइनिंग लें। तो 5 दिन का जो ज्वाइनिंग टाइम का जो वेतन है ना, वो कैसे निर्धारित किया जाएगा, जो आपका पैतृक विभाग का जो सक्षम प्राधिकारी है वो और साथ में रिको का जो वैदेशिक नियोजक है, जो रिको क्या है कि वैदेशिक सेवा वाला डिपार्टमेंट है, और इसमें जो सक्षम प्राधिकारी है, जो प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को वेतन भत्ते देगा, उसको हम बोलेंगे विदेशी नियोजक। तो विदेशी नियोजक साथ में जो आपका पैतृक विभाग का जो सक्षम प्राधिकारी है, दोनों आपस में सलाह मशविरा करेंगे और आपका जो कार्यग्रहण काल का जो टाइम है ना, उसका वेतन वो फिक्स करेंगे, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कार्यग्रहण काल का वेतन, ठीक है गाइज। अब हम कुछ ऑडिट इंस्ट्रक्शन के बारे में भी बात करेंगे और ये भी वैदेशिक सेवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑडिट इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया कि विदेश सेवा पर उधार दिया गया कर्मचारी यदि राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के साथ ही विदेशी नियोजक की सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो जाए तो एजी राजस्थान यानी कि महालेखाकार राजस्थान द्वारा विदेशी नियोजक को निम्न विवरण भेजा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे आप पीएचडी के अंदर जूनियर अकाउंटेंट थे और आपको पीएचडी से रिको के अंदर प्रतिनियुक्त डेपुटेशन पर भेज दिया गया, ठीक है, और आपके 60 साल की उम्र नौकरी हो गई, 60 साल की नौकरी हो गई तो आपको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पीएचडी डिपार्टमेंट से तो आप सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आप रिको के अंदर जहां पर आप प्रतिनियुक्त किए गए थे वहां पर अभी आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है। तो इस दिशा में जो एजी राजस्थान है, ठीक है, एजी राजस्थान यानी कि महालेखाकार जो राजस्थान है, वो विदेशी नियोजक को कुछ सूचना भेजेगा। क्यों भेजेगा? ताकि विदेशी नियोजक है ना, वो सेवा शर्तों के अंदर संशोधन कर सके और उसको पता लग सके कि वास्तव में कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया, तो हमें भी अब यहाँ से रिटायरमेंट कर देना चाहिए, ठीक है गाइज। तो एजी राजस्थान यानी कि महालेखाकार राजस्थान विदेशी नियोजक को क्या क्या सूचना भेजेगा वो हम पढ़ेंगे। पहली सूचना देगा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि के बारे में बताएगा एजी राजस्थान विदेशी नियोजक को, और दूसरी सूचना वो देगा आहरण की गई पेंशन की राशि यानी कर्मचारी द्वारा जो पेंशन की राशि कितनी आहरित यानी कि विड्रॉल कर ली गई है उसके बारे में भी सूचना देगा। अब ऐसी सूचना क्यों देगा एजी राजस्थान विदेशी नियोजक को? ताकि विदेशी नियोजक को उसके नियोजन की वर्तमान शर्तों को आवश्यकता अनुसार संशोधित करने का अवसर मिल जाए, ठीक है। यानी कि वो भी अब संशोधन करेगा कि वास्तव में कर्मचारी तो रिटायरमेंट हो गया, ठीक है। तो अब उसको सूचना किसने दी? एजी राजस्थान यानी कि महालेखाकार राजस्थान ने विदेशी नियोजक को सूचना दे दी। क्या क्या सूचना दी? कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि के बारे में बता दिया, साथ में आहरण की गई पेंशन की राशि के बारे में बता दिया। अब विदेशी नियोजक जो कर्मचारी की जो वर्तमान शर्तें हैं उसमें संशोधन कर लेगा अपने आवश्यकता के अनुसार, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद में वो भी अपने विभाग से उसको रिटायरमेंट कर देगा, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 144 की। तो इसमें बता रखा है कि वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्त, ठीक है, यानी कि जो वैदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी को अगर प्रतिनियुक्त किया जाता है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि वैदेशिक सेवा में वैदेशिक सेवा क्या होती है और किसी राजस्थान सरकार के किसी कर्मचारी को किस विभाग में अगर लगाया जाए तो हम वैदेशिक सेवा बोलते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। और वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की जो शर्तें होती है ना, वो राज्य सरकार द्वारा क्या होती है कि समय समय पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो 144 का में बता रखा है कि राज्य सरकार के कर्मचारी को निम्न में विदेश सेवा पर प्रतिनियुक्त करने की शर्तें राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों से निर्धारित की जाएगी। यानी कि राज्य सरकार अपने आदेश निकालेगी विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के बारे में,
कि क्या क्या शर्तें रहेगी, ठीक है। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी कर्मचारी को कहाँ लगाया जाए, कौन से विभाग में लगाया जाए, और वहाँ पर उसको हम ये बोल देंगे कि हाँ उसको कर्मचारी को विदेश सेवा या फिर प्रतिनियुक्त सेवा में भेज दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी है, उसको केंद्र सरकार में भेज दें तो उसको हम बोलेंगे कि उसको वैदेशिक सेवा या फिर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। राजस्थान सरकार के किसी कर्मचारी को अन्य राज्य सरकार में अगर भेज दें तो उसको भी हम यही बोलेंगे कि उसको प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया, यानी कि डेपुटेशन पर भेज दिया गया, ठीक है। या फिर उसको वैदेशिक सेवा में भेज दिया गया। सार्वजनिक उपक्रम में भेज दे तो भी उसको वैदेशिक सेवा माना जाएगा। स्वायत्त शासी संस्था में भेज दे तो भी वैदेशिक सेवा माना जाएगा। अन्य संस्था कोई भी हो जो सरकार के नियंत्रण में है, अगर उसके अंदर भी अगर किसी कर्मचारी को भेज दिया जाए तो उसको भी हम बोलेंगे कि कर्मचारी को डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि इन विभागों में अगर राजस्थान सरकार का कर्मचारी काम करेगा तो उसको वेतन और भत्ते राजस्थान सरकार की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से उसको वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे। इसके अलावा किसी अन्य स्रोत से उसको वेतन और भत्ते मिलेंगे, ठीक है गाइज। अब हम राजस्थान सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रतिनियुक्ति के मामले में राजस्थान सरकार ने अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, ठीक है गाइज। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रतिनियुक्ति में केवल अस्थायी आधार पर स्थानांतरण की गई नियुक्तियां आती है और इसमें निम्न प्रकार की नियुक्तियां शामिल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप दिमाग में यही बिठा लेना कि प्रतिनियुक्ति में क्या होता है कि जैसे राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी, मैं पीएचडी की बात करूं, ठीक है, पीएचडी में आप जूनियर अकाउंटेंट हो, आपको कहाँ भेज दिया गया? रिको के अंदर, ठीक है। मान लो आपको रिको के अंदर भेज दिया। अब आपको परमानेंट थोड़ी भेजा है, सरकार ने परमानेंट नहीं भेजा भाई साहब। आपको 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है, जो भी प्रतिनियुक्ति की अवधि होती है वो उतने ही समय के लिए आपको भेजा, परमानेंट नहीं भेजा। तो यहाँ पर आपको टेम्परेरी यानी कि अस्थायी आधार पर आपकी नियुक्ति की जाती है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन निकाल देना दिमाग से। आपको हमेशा यही याद रखना है कि प्रतिनियुक्ति में केवल और केवल अस्थायी आधार पर स्थानांतरण की गई नियुक्तियाँ ही आती है, ठीक है। आपका अस्थायी आधार पर, जैसे आप पीएचडी में जूनियर अकाउंटेंट हो और आप जूनियर अकाउंटेंट हो, तो आपको अस्थायी आधार पर आपका ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण कर दिया गया, ठीक है, और आपको नियुक्ति कहाँ मिल गई? रिको के अंदर, ठीक है। लेकिन वो नियुक्ति कैसी है? अस्थायी, ठीक है गाइज। इसमें स्थायी नियुक्तियां नहीं आती। जैसे आपको पीएचडी से रिको में अगर आपको परमानेंट यानी कि स्थायी भेज दिया जाए तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि कर्मचारी को डेपुटेशन पर भेज दिया, उसको हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है गाइज। तो डेपुटेशन में केवल अस्थायी आधार पर स्थानांतरण की गई नियुक्ति आती है। इसमें निम्न प्रकार की नियुक्तियां शामिल नहीं है, ठीक है। तो स्थायी नियुक्ति अगर कहीं भी कर दी गई कर्मचारी की तो वो डेपुटेशन पे यानी कि प्रतिनियुक्ति में नहीं मानी जाती। अब कौन कौन सी नहीं मानी जाती? जैसे स्थानांतरण से की गई स्थायी नियुक्ति, किसी कर्मचारी का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण कर दिया और उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी तो उसको हम प्रतिनियुक्ति नहीं मानेंगे। एब्जॉर्प्शन यानी कि विलय से की गई स्थायी नियुक्ति, ठीक है। और इसके अलावा खुली भर्ती से की गई स्थायी नियुक्ति। खुली भर्ती का मतलब है कि सरकार ने वैकेंसी निकाली और उसमें आवेदन भरवाया आपसे और आप उसमें नौकरी लग गए, तो आपको ऐसे विभाग में लगा दिया जाए जहां पर आपकी स्थायी नियुक्ति हो गई, ठीक है। जैसे आपको रिको के अंदर लगा दिया, शुरुआत के अंदर ही रिको ने वैकेंसी निकाली और आप रिको के अंदर लग गए, ठीक है। तो आप नियुक्त कैसे हुए? स्थायी। मतलब यहाँ पर भी स्थायी नियुक्ति है, यहाँ पर भी स्थायी नियुक्ति, यहाँ पर भी स्थायी नियुक्ति। स्थायी नियुक्ति का मामला आ जाए ना तो उसको हम प्रतिनियुक्ति नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रतिनियुक्ति में केवल अस्थायी आधार पर स्थानांतरण की गई नियुक्तियाँ ही आती है, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे कि प्रतिनियुक्ति भत्ता कर्मचारी के पे मैट्रिक्स लेवल में मूल वेतन का 1.5% तक देय होता है। अब ये प्रतिनियुक्ति भत्ता क्या होता है? प्रतिनियुक्ति भत्ते का मतलब होता है कि जब किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो सरकार द्वारा उसको एक विशेष प्रकार की सुविधा भत्ते के रूप में दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिनियुक्ति भत्ता, ठीक है गाइज। तो प्रतिनियुक्ति भत्ता कब दिया जाता है? जब कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, ठीक है। तो प्रतिनियुक्ति भत्ता कर्मचारी का जो पे मैट्रिक्स लेवल होता है ना, अब आप सोच रहे हो कि पे मैट्रिक्स लेवल क्या होता है। देखिए जो 7वां वेतन आयोग लगा था, ठीक है, उसमें पे मैट्रिक्स लेवल एक टेबल आई थी, उसमें बता रखा कि कर्मचारी को हर साल यानी कि कर्मचारी की जितनी साल की नौकरी होती जाएगी तो उसमें बढ़ोतरी कितनी उसके वेतन में होगी, वो टेबल दे रखी है, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जो कर्मचारी जो होता है ना, जिसको प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया, उसके जो पे मैट्रिक्स लेवल में जो उसका मूल वेतन है उसका 1.5% तक ही दिया जाएगा प्रतिनियुक्ति भत्ता यानी कि डेपुटेशन अलाउंसेज। लेकिन वो मैक्सिमम 600 रुपये पर मंथ ही अधिकतम हो सकता है, 600 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है गाइज। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। पहले ये 2.5% था, अब ये 2.5% की जगह 1.5% है, तो वर्तमान में ये 1.5% आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज।
अब हम यहाँ पर मूल वेतन की बात कर रहे हैं, तो आखिर में मूल वेतन का अर्थ क्या है? मूल वेतन का अर्थ है कि पैतृक विभाग में, पैतृक विभाग जैसे हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं पीएचईडी और रिको का, तो पीएचईडी में आप जूनियर अकाउंटेंट हो तो आपका पैतृक विभाग कौन सा हो गया? पीएचईडी, ठीक है। अब पैतृक विभाग में किसी स्थायी या फिर कार्यवाहक पद के वेतनमान में आहरित वेतन, पीएचईडी विभाग के अंदर आप अपने पैतृक विभाग के अंदर जो भी आपको वेतनमान जो वेतन मिल रहा है उसी को हम बोलेंगे मूल वेतन, ठीक है गाइज। यदि कर्मचारी को पैतृक विभाग में व्यक्तिगत वेतन प्राप्त हो रहा है तो उसे प्रतिनियुक्ति पर भी प्रारंभ में दिया जाता रहेगा, लेकिन प्रतिनियुक्ति भत्ते में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी कर्मचारी को अगर अपने पैतृक विभाग में कोई व्यक्तिगत वेतन यानी कि पर्सनल पे भी मिल रही है तो ये पर्सनल पे जो व्यक्तिगत वेतन है ना उसे प्रतिनियुक्ति के प्रारंभ में भी मिलता रहेगा, लेकिन उसको जो व्यक्तिगत वेतन है ना उसको प्रतिनियुक्ति भत्ते में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कर्मचारी का वेतन बढ़ता जाएगा तो वेतन बढ़ने पर इस व्यक्तिगत वेतन को वेतन में मिला दिया जाएगा, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो गाइज हम लगातार बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के निर्णयों की। इसमें एक निर्णय और दे रखा है, राजस्थान शासन सचिवालय या फिर राज्यपाल सचिवालय या राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी या फिर विधानसभा के अधिकारी या कर्मचारी, ठीक है। मतलब ये जो डिपार्टमेंट दे रखे हैं ना, मतलब इन रूप में यदि किसी कर्मचारी को यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाकर कहीं अन्य अगर डेपुटेशन पर भेज दिया जाए ना, ठीक है, तो इस दिशा में क्या होगा, कर्मचारी को अपने मूल पद का विशेष वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इनके अलावा कर्मचारी को किसी दूसरी जगह यदि डेपुटेशन पर भेज दिया जाए तो कर्मचारी जो अपने पैतृक विभाग में जो अपना जो मूल पद है ना उसका जो उसको जो विशेष वेतन मिल रहा था ना वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको प्रतिनियुक्ति काल में प्रतिनियुक्ति भत्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रतिनियुक्ति काल में उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता मिल जाने के कारण उसको विशेष वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कर्मचारी इन विभागों के अंदर अगर प्रतिनियुक्त होता है तो उसको विशेष वेतन ही दिया जाएगा और इस दौरान उसको प्रतिनियुक्ति काल में प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो आपको सीधा सा इतना याद रखना है, ये दो तीन चार चीज़ें मैंने बताई, अगर यहाँ पर इन विभागों के अंदर या फिर इस रूप के अंदर किसी कर्मचारी को यहाँ न लगाकर प्रतिनियुक्ति पर किसी दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया जाए तो इस दौरान कर्मचारी को जो अपने मूल पद का जो उसको विशेष वेतन मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर क्या मिलेगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा, ठीक है गाइज। ये भी राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। परंतु अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि, अभी 3-4 दिन पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि क्या होती है, तो उसका आंसर अभी मिल जाएगा, ठीक है। परंतु अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि जो कि 4 वर्ष होती है उसका आंसर मिल गया आपको कि प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 4 वर्ष। अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाए कि प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी होती है अधिकतम, तो आपको लिखना है 4 वर्ष, ठीक है गाइज। परंतु अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि जो कि 4 वर्ष होती है के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सीए का मतलब है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उस कर्मचारी को विशेष वेतन आदि देय होगा। अब क्या होगा कि विशेष वेतन कब नहीं दिया जाए कर्मचारी को, जब मैंने ये 4-5 जो ये विभाग बताए, ठीक है, इनके अलावा किसी दूसरी जगह यदि कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसको विशेष वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कर्मचारी की जो प्रतिनियुक्ति अवधि जो कि मैक्सिमम 4 वर्ष होती है उसके बाद में जो सक्षम प्राधिकारी होता है ना उसकी परमिशन से कर्मचारी को विशेष वेतन दिया जा सकता है, ठीक है, जो वह प्रतिनियुक्ति से अपने विभाग में लौट आने पर प्राप्त करता है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि इस विस्तारित प्रतिनियुक्त अवधि में उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, या तो उसको विशेष वेतन मिलेगा या फिर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा, ठीक है गाइज। तो 4 वर्ष की जब प्रतिनियुक्ति अवधि होती है, मैक्सिमम होती है, इसके बाद में क्या होता है कि कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलता और उसके बाद में उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकारी है, उस कर्मचारी को विशेष वेतन दे सकता है, ठीक है गाइज। और विशेष वेतन भी कौन सा, जो वह अपने पैतृक विभाग में अपने मूल पद के कारण जो उसको विशेष वेतन मिल रहा था वो वाला विशेष वेतन उसको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। लेकिन कब मिलेगा? जब कर्मचारी अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि जो कि सामान्यतः 4 वर्ष होती है वो उसको पूरा कर लेता है और उसके बाद भी यदि वो प्रतिनियुक्ति पर रहता है तो उसको विशेष वेतन दे दिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है गाइज। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि आखिर में प्रतिनियुक्ति पर वेतन और डीए यानी कि डीएनएस अलाउंसेज यानी कि महंगाई भत्ता किस प्रकार मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बता रखा है कि प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारी को पैतृक विभाग के वेतनमान में मूल वेतन
व्यक्तिगत वेतन सहित तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा। ठीक है, यानी कि प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी जा रहा है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं पीएचडी से, मान लो किसी जूनियर अकाउंटेंट को रिको के अंदर भेज दिया। ठीक है, तो रिको में जाने वाला जो जूनियर अकाउंटेंट है ना, वो क्या करेगा कि पैतृक विभाग के वेतनमान में जो उसको पैतृक विभाग कौन सा है, पीएचडी, तो पीएचडी में उसका जो मूल वेतन, उसको मूल वेतन मिलेगा। ठीक है, पीएचडी का, तथा उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता यानी कि डेपुटेशन भी मिलेगा। ठीक है, प्रतिनियुक्ति के दौरान। अब ये तो हमने बात कर ली वेतन की। अब हम बात करेंगे महंगाई भत्ता यानी कि डीए की। डीए कैसे मिलेगा प्रतिनियुक्ति पर? कर्मचारी को डीए यानी कि महंगाई भत्ता पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार देय होगा। जो उसका पीएचडी डिपार्टमेंट उसका पैतृक विभाग है, इसके रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार ही उसको प्रतिनियुक्ति काल में क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। ठीक है गाइज, ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है जिनमें वेतन और डीए दूसरे प्रकार से मिलता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। 2 एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें बता रखा अपवाद के रूप में, अपवाद के रूप में इसमें बता रखा कि ऐसे राज्य कर्मचारी जिन्हें प्रतिनियुक्ति या फिर वैदेशिक सेवा में भाखड़ा व्यास प्रबंध मंडल, जल एवं विद्युत परामर्श सेवा लिमिटेड तथा अन्य केंद्रीय या फिर अंतर्राज्यीय संस्थाओं में भेजा जाए प्रतिनियुक्ति पर। ठीक है, तो उनको निम्न प्रकार वेतन प्लस में डीए देय होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर नॉर्मल सी बात कर ली कि प्रतिनियुक्ति पर वेतन और महंगाई भत्ता कैसे मिलेगा, लेकिन कर्मचारी को यदि इन जगहों पर प्रतिनियुक्त कर दिया जाए तो उसको वेतन और डीए किस प्रकार मिलेगा। तो ये अपवाद है, 2 अपवाद है, दोनों की हम बात कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो इसमें पहला अपवाद बता रखा कि प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को, जो हमने अभी बात की 4-5 जो हमने बात की, जैसे भाखड़ा व्यास हो गया, तो ऐसे 2-3 की हमने बात की। अगर वहाँ पर किसी कर्मचारी को अगर प्रतिनियुक्त कर दिया जाए तो उसके बारे में बता रखा कि उसको वेतन और डीए कैसे मिलेगा। तो प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को वैदेशिक नियोजक का वेतनमान स्वीकार करने का विकल्प होगा। अर्थात जो कर्मचारी, जैसे हमने अभी 2-3 पॉइंटों की बात की, 2-3 जगह की बात की, जैसे भाखड़ा व्यास मंडल हो गया। ठीक है, और भी 1-2 पॉइंट थे। ठीक है, तो उनमें अगर किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर दिया जाए तो उसको एक विकल्प दिया जाएगा। क्या विकल्प दिया जाएगा? उसको बोलेंगे कि या तो आप अपने पैतृक विभाग का वेतन ले ले, या फिर आप हमारे यहाँ पर वैदेशिक के विभाग में आए हो तो हमारे जो वैदेशिक नियोजक है उसका वेतन ले ले। दोनों में से जो विकल्प आपको पसंद आए वो आप चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप वेतन भत्ते ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा कि प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को वैदेशिक नियोजक का वेतनमान स्वीकार करने का विकल्प होगा। ठीक है, तथा उस समय उनका वेतन आरएसआर के नियम 26 के अनुसार स्थिर किया जाएगा। ठीक है, आरएसआर का जो नियम है 26, उसके अनुसार फिक्स कर दिया जाएगा कि आखिर में प्रतिनियुक्त कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा। ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो इसको मैंने काट दिया। अब दूसरा पॉइंट ये दे रखा कि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले किसी कर्मचारी के वेतन में उपयुक्त अनुसार विकल्प देने के कारण। ठीक है, यानी कि उसने विकल्प दे दिया, विकल्प देने के कारण ऐसा ना हो कि असाधारण वृद्धि हो जाए। ठीक है, असाधारण वृद्धि ना हो। मान लो उसके पैतृक विभाग में उसको मिल रहा था मान लो 50,000 रुपया, और प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक विभाग में जहाँ पर गया उसको मिलने लग गया 80,000। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 80,000। ठीक है, तो इसमें ऐसा ना हो कि कर्मचारी तो फिर 80,000 का ही चुनेगा। कर्मचारी क्या करेगा कि 80,000 का विकल्प चुनेगा कि मुझे तो 80,000 ही वेतन भत्ते चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसी असाधारण वृद्धि ना हो। ठीक है, तो यह निश्चय किया गया कि जहां प्रतिनियुक्ति वाले पद के मूल वेतन, प्रतिनियुक्ति पर जिस कर्मचारी को भेजा गया है तो वहां पर जो उसका मूल पद है ना, उसका जो मूल वेतन है ना, तो प्रतिनियुक्त कर्मचारी के मूल वेतन, प्रतिनियुक्त कर्मचारी का जो मूल वेतन यानी कि पैतृक विभाग में जो कर्मचारी का मूल वेतन था ना, वो और 1.5% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग से पर्याप्त रूप से अधिक हो। इसका मतलब यह है कि प्रतिनियुक्ति पर मान लो जैसे हम बात कर रहे हैं पीएचडी की, पीएचडी से किसी कर्मचारी को रिको में भेज दिया। अब रिको के अंदर कर्मचारी को जो पैसा मिलेगा ना, जो भी पैसा मिलेगा वो अधिक होना चाहिए। कितना अधिक होना चाहिए? जो कर्मचारी का जो पैतृक विभाग है ना, उसका जो मूल वेतन। ठीक है, और साथ में डेपुटेशन अलाउंसेज यानी कि प्रतिनियुक्ति भत्ता, तो इन दोनों के योग से ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रतिनियुक्त जिस पद पर कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया गया है जिस विभाग में, तो वहाँ का जो वेतन है ना, इन दोनों के योग से अधिक होना चाहिए। ठीक है गाइज, वहाँ नियुक्त प्राधिकारी प्रतिनियुक्त कर्मचारी के वेतन को आरएसआर के नियम 36 के अनुसार प्रतिनियुक्त वाले पद के न्यूनतम से भी नीचे रख सकेगा। अब उसके अंदर पावर है, क्या पावर है? जो भी नियुक्ति प्राधिकारी है ना, जो कर्मचारी जिसको पैतृक विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है, तो उसका जो नियुक्ति प्राधिकारी है ना, ठीक है,
तो वो कर्मचारी का जो वेतन है ना RSR के नियम 36 के अनुसार प्रतिनियुक्ति वाले पद के न्यूनतम से भी नीचे रख सकेगा। ठीक है, प्रतिनियुक्ति वाले पद के न्यूनतम का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर 80,000 रुपये मिल रहा है कर्मचारी को और यहाँ पर 50,000। ठीक है, तो जो नियुक्ति पदाधिकारी है वो 50,000 के लिए भी बोल सकता है कि ठीक है हमारे कर्मचारी को 50,000 रुपये पर मंथ ही देना। ठीक है गाइज, तो उसमें पावर है कि वो इससे नीचे भी कर्मचारी को वेतन लेने के लिए वो आदेश दे सकता है। ठीक है गाइज, तो ऐसे मामलों में RSR के नियम 36 के अनुसार वेतन प्रतिनियुक्त कर्मचारी के मूल वेतन के 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर जो वेतन प्राप्त करेगा ना वो कैसा होना चाहिए, प्रतिनियुक्त कर्मचारी का जो मूल वेतन पैतृक विभाग में जो मूल वेतन है उसका 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज, ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने में थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन आप इसको ज़्यादा डीप में मत जाना। यहाँ से क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा डीप में आएगा, तो थोड़ा सा मैंने आपको सेफ जोन में रखने के लिए मैंने आपको बता दिया और काफ़ी समझाने का प्रयास भी किया। तो कुछ चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद में करोगे, तो अभी आपको ज़्यादा डीपली और ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये मैंने आपको बता दिया। जो भी अपवाद थे वो पहला अपवाद हमारा पूरा हो गया। अब हम दूसरे अपवाद की बात करेंगे कि कर्मचारी को किस प्रकार से वेतन और भत्ते मिलेंगे, जो हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि भांगड़ा नांगल व्यास प्रबंध मंडल हो गया। इसके अलावा 1-2 विभाग और थे, उनमें यदि कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर दिया जाए तो उनको वेतन और भत्ते कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें 2 अपवाद थे। एक अपवाद की हमने बात कर ली जिसमें 2 शर्तें थी, दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरे अपवाद की बात करेंगे। ठीक है गाइज, दूसरा अपवाद यह है कि यदि कर्मचारी को वैदेशिक नियोजक या फिर प्रतिनियुक्त संस्था के वेतनमान में वेतन लेने की छूट उक्त नियम के अनुसार दी गई है। ठीक है, उसको विकल्प दे दी गया, उसको विकल्प लेने की छूट दे दी गई है कि भाई साहब या तो आप अपने पैतृक विभाग के अनुसार वेतन ले लें या फिर विदेशी नियोजक के अनुसार वेतन ले लें। यदि उसको इस प्रकार छूट दी गई है तो वह वैदेशिक नियोजक के नियमों के अनुसार ही DA प्राप्त करेगा। ठीक है, इस प्रकार यदि उसको छूट दे दी गई है ना तो DA उसको कैसे मिलेगा, विदेशी नियोजक के नियमों के अनुसार मिलेगा। ठीक है, अन्यथा वह पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार प्राप्त करेगा DA। ठीक है गाइज, अन्य भत्ते और सुविधाओं की अगर हम बात करें कि किसी कर्मचारी को अगर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए तो उसको अन्य भत्ते और सुविधाएं किस प्रकार मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है मकान किराया भत्ता, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेज किस प्रकार मिलेगा किसी कर्मचारी को अपने पैतृक विभाग से यदि प्रतिनियुक्ति विभाग में भेज दिया जाए तो प्रतिनियुक्ति काल के दौरान उस कर्मचारी को HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेज किस प्रकार मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बता रखा कि HRA उधार लेने वाले विभाग का मतलब है कि जो प्रतिनियुक्ति विभाग होता है ना उसको उधार लेने वाला विभाग भी बोलते हैं। तो HRA उधार लेने वाले विभाग अथवा पैतृक विभाग के नियमों में से जो भी कर्मचारी को अधिक लाभदायक हो प्राप्त कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि मान लो कर्मचारी का पैतृक विभाग है PhD। ठीक है, कोई जूनियर अकाउंटेंट है वो PhD के अंदर पोस्टेड है, उसको वहाँ पर HRA मिल रहा था 600 रुपया और उसको डेपुटेशन पर भेज दिया गया रिको के अंदर और रिको में उसको HRA मिलेगा 800 रुपया मान लो। तो उसको जो भी जहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है ना वो उसको सेलेक्ट कर लेगा, तो कर्मचारी इसको 800 रुपये को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है गाइज, और TA की बात करें यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेज यात्रा भत्ता की बात करें तो इसमें भी वही स्थिति है, जहाँ पर उसको ज़्यादा मिल रहा है वो वाला विकल्प सेलेक्ट कर सकता है, जो लाभदायक है ना वो वाला उसको सेलेक्ट कर लेगा। CC यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज यानी कि शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते के अंदर भी वही है, जहाँ प्रतिनियुक्ति विभाग या फिर पैतृक विभाग में जहाँ पर उसको ज़्यादा मिलेगा जो भी उसको लाभदायक है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ मेरे को तो ये वाला विकल्प चूज करना है। चिकित्सा सुविधा यानी कि मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो इसमें भी वही मामला है, जो भी उसको जहाँ ज़्यादा मिलेगा वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। परियोजना भत्ता यानी कि प्रोजेक्ट अलाउंसेज होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें रेगिस्तान भत्ता भी शामिल है। ठीक है, यह भत्ता प्रतिनियुक्त भत्ते के अलावा मिलेगा। ठीक है, तो रेगिस्तान में यदि किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर दिया जाए तो वहाँ पर वो धूल खाएगा, धूल आएगी उसके ऊपर ऑफिस के अंदर, बार बार वो अपने कपड़े पोंछेगा, नहाएगा धोएगा। ठीक है, उसके खुजली हो जाएगी तो उसको रेगिस्तान भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो इसमें रेगिस्तान भत्ता भी शामिल है प्रोजेक्ट भत्ता के अंदर, वहाँ की विशेष कंडीशन और परिस्थितियों के अनुसार उसको रेगिस्तान भत्ता दिया जाता है और यह भत्ता प्रतिनियुक्त भत्ते के अलावा मिलेगा। ठीक है गाइज, तो ये हमने बात की कि प्रतिनियुक्त कर्मचारी को अन्य भत्ते और सुविधाएं किस प्रकार मिलती है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। सामान्य शर्तों की अगर हम बात करें, यदि किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो और कौन कौन सी सामान्य शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसमें बता रखा कि कार्यग्रहण काल, वेतन और स्थानांतरण यात्रा भत्ता। ठीक है,
ऐसा कर्मचारी वैदेशिक सेवा में आने तथा अवधि समाप्त होने पर अपने पैतृक विभाग में मूल पद पर वापस जाने के समय तक का यात्रा भत्ता तथा कार्यग्रहण काल का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ठीक है। पीएचडी की हम बात कर रहे हैं कि पीएचडी राजस्थान सरकार का कार्यालय है। इसके अंदर से कोई जूनियर अकाउंटेंट रिको के अंदर जाता है और प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने के बाद में वापस पीएचडी में आता है, तो आने और जाने का जो यात्रा भत्ता है ना, जो किराया लगेगा उसको यात्रा करने के दौरान, तो उसको यात्रा भत्ता कर्मचारी को मिलेगा, ये उसका अधिकार है। ठीक है। और कार्यग्रहण काल यानी कि ज्वाइनिंग टाइम, जैसे मान लो पीएचडी से किसी कर्मचारी को रिको में भेज दिया प्रतिनियुक्ति पर, तो उसको बोल दिया कि आप 2 दिन के अंदर ज्वाइन करें। और रिको में जैसे उसकी 4-5 साल की अवधि जो भी है प्रतिनियुक्ति की अवधि, वो यदि पूरी हो जाती है तो उसको फिर से 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप 2 दिन के अंदर पीएचडी में ज्वाइन करें। तो ये 2 और 2 4 दिन का जो समय है ना, कार्यग्रहण काल का जो समय है ना, इसका वेतन भी कर्मचारी को मिलेगा। ठीक है गाइज। और ये जो सारा खर्चा है ये वैदेशिक नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। और उसे ऐसा यात्रा भत्ता प्लस वेतन पैतृक विभाग या विदेशी नियोजक के नियमों के अनुसार देय होगा। ठीक है। देय तो वो पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार भी हो सकता है, फिर विदेशी नियोजक के नियमों के अनुसार भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन वहन कौन करेगा, सारा खर्चा कौन देगा, वैदेशिक नियोजक। ठीक है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। अवकाश एवं पेंशन अंशदान की अगर बात करें तो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें हम बात करेंगे कि प्रतिनियुक्ति काल में कर्मचारी पर पैतृक विभाग के अवकाश और पेंशन नियम ही लागू होंगे। ठीक है। ये जैसे पीएचडी से किसी कर्मचारी को रिको में भेज दिया, ठीक है, तो इसमें जो पीएचडी कर्मचारी का जो पैतृक विभाग है ना, तो उसके जो नियम बने हुए हैं ना, अवकाश और पेंशन नियम के ना, वही लागू रहेंगे। ठीक है गाइज, यानी कि उसी के अनुसार उसको अवकाश मिलेगा और पेंशन भी उसी अनुसार मिलेगी। वैदेशिक नियोजक को आरएसआर के प्रावधानों के अनुसार पेंशन अंशदान राजस्थान कोष में जमा कराना होगा। जो वैदेशिक नियोजक है उसको राजस्थान सर्विस रूल यानी कि आरएसआर के जो प्रावधान है उनके अनुसार पेंशन का जो अंशदान है वो कहाँ जमा कराना पड़ेगा, राजस्थान राजकोष में जमा कराना होगा। ये हमने पढ़ लिया कि पेंशन का अंशदान क्या होता है। जैसे मान लो मैंने बता दिया आपको बार बार में एग्जाम्पल, पीएचडी से किसी कर्मचारी को रिको में भेज दिया जाए। अब यहाँ पर मान लो किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष के लिए रख दिया गया, मान लो। ठीक है। अब 4 वर्ष कर्मचारी का जो पेंशन अंशदान होता है ना, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है कि हर साल जमा होता है। ठीक है। अब 4 साल तक कर्मचारी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर रहेगा, तो ये 4 साल का पेंशन अंशदान हर साल कौन जमा कराएगा भाई, कौन जमा कराएगा, जो जिस विभाग के अंदर कर्मचारी काम कर रहा है ना प्रतिनियुक्ति पर, तो उसका जो वैदेशिक नियोजक है ना, वो उसके हर साल जैसे उसका 1 साल पूरा हुआ तो जो पेंशन का अंशदान है ना, वो राजस्थान राजकोष में जमा करा देगा। ठीक है गाइज। वैदेशिक सेवा काल में अवकाश वेतन तथा आवश्यक होने पर अवकाश वेतन अंशदान का नियमन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20 जनवरी 1981 से होगा, जिसमें समय समय पर संशोधन भी हुआ है। ठीक है गाइज। तो इसमें बता रखा कि वैदेशिक सेवा काल में अवकाश वेतन, वैदेशिक सेवा काल में जो कर्मचारी रहेगा उसका अवकाश वेतन, और यदि आवश्यक हो तो अवकाश वेतन का अंशदान का जो नियमन है, जो रेगुलेशन है, वो वित्त विभाग के आदेश के अनुसार किया जाएगा। ठीक है गाइज। प्रतिनियुक्ति का प्रारंभ और अंत कब माना जाएगा, यानी कि किसी कर्मचारी को मतलब प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया तो वो कब स्टार्ट मानी जाएगी प्रतिनियुक्ति और कब खत्म होगी प्रतिनियुक्ति की अवधि, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बता रखा कि प्रारंभ कब से होगी, जिस दिन वह सरकारी पद से कार्यमुक्त होता है। कार्यमुक्त कब होगा, जब वो अपने पैतृक विभाग में जिस पद का वो कार्यभार किसी दूसरे को सौंप देता है। ठीक है। तो जैसे उसने दूसरे साथी को कार्यभार सौंपा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कार्यमुक्त हो गया। तो जैसे वो कार्यमुक्त हुआ तो हम बात मानेंगे कि प्रतिनियुक्ति उसकी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि डेपुटेशन की अवधि उसकी स्टार्ट हो चुकी है। और अंत कब माना जाएगा प्रतिनियुक्ति का, जिस दिन वह सरकार में वापस किसी एक पद पर पदभार ग्रहण करता है। ठीक है। प्रतिनियुक्ति की अवधि मान लो कर्मचारी ने 4 साल तक डेपुटेशन पर रहा और उसके बाद में वो वापस सरकार के अंदर अपने पैतृक विभाग के अंदर किसी पद का कोई पदभार ग्रहण कर लेता है। तो जैसे ही वो पद का पदभार ग्रहण करता है उस दिनांक को हम मान लेंगे कि उस कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो चुकी है। ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी हम बात कर रहे हैं सामान्य शर्तों की। सामान्य शर्तों में अब हम बात करेंगे बोनस और अनुग्रह राशि यानी कि एक्स ग्रेशिया का भुगतान कैसे किया जाएगा। देखिए, जो बोनस का भुगतान वो तो पैतृक जो राजस्थान जो सरकार होती है वो करती है, और अनुग्रह राशि यानी कि एक्स ग्रेशिया जो होता है ना, वो विदेशी नियोजक द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी को किया जाता है। ठीक है। तो प्रतिनियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के सामने प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा तदर्थ बोनस। ठीक है। अब मैंने बता रखा कि बोनस सरकार द्वारा दिया जाता है। अब इसमें बता रखा कि यदि सरकार के आदेश के अनुसार कर्मचारी को
उस वर्ष के लिए तदर्थ बोनस देय हो। ठीक है। और बोनस के साथ अनुग्रह राशि, अब अनुग्रह राशि जो वैदेशिक नियोजक होता है वो देता है। तो इसमें बता रखा कि जो प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले संस्थान के द्वारा उस वर्ष देय हो। ठीक है। में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। सीधी सी बात यह है कि कर्मचारी प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ में तदर्थ बोनस ले ले या फिर तदर्थ बोनस के साथ में अनुग्रह राशि ले ले। ठीक है। तो इसका विकल्प रहेगा कर्मचारी को कि कर्मचारी इनमें से क्या लेना चाहेगा। और तदर्थ बोनस जो होता है वो सरकार द्वारा देय होता है और अनुग्रह जो राशि होती है वो प्रतिनियुक्ति संस्था द्वारा देय होती है। ठीक है गाइज। तो यह विकल्प प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले संस्थान द्वारा अनुग्रह राशि घोषित करने के 1 माह में प्रस्तुत करना होगा कर्मचारी को। ठीक है। और प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान वेतन के साथ किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेपुटेशन अलाउंसेज होता है उसका भुगतान वेतन के साथ किया जाएगा। परंतु यदि कर्मचारी द्वारा बोनस या फिर अनुग्रह का विकल्प दिया गया है ना, तो इस दशा में अंतर की राशि का भुगतान या तो भुगतान कर दिया जाएगा या फिर वसूली कर लिया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि कर्मचारी को वेतन के साथ में उसको प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान किया जाएगा। अब मान लो प्रतिनियुक्ति भत्ता 600 रुपया है। ठीक है। तो कर्मचारी को 600 रुपया वेतन के साथ दे दिया जाएगा। अब कर्मचारी मान लो बोनस या फिर अनुग्रह राशि दोनों में से किसी एक को उसके पास भी उसको विकल्प दे दिया कि आप दोनों में से एक चीज़ प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो इनमें से क्या होगा कि मान लो कर्मचारी ने बोला कि मुझे दोनों में से कोई भी चीज़ ले लिया मान लो, तो उसको मिल गया मान लो 500 रुपया। ठीक है। और बोनस उसको मिल रहा था 600 रुपया। तो इसमें क्या होगा कि प्रतिनियुक्ति भत्ता तो उसको ज़्यादा मिलता और बोनस या फिर अनुग्रह राशि उसको कितनी मिली 500 रुपया। तो 100 रुपया उसके कम पड़ रहा है तो उसको भुगतान कर दिया जाएगा प्रतिनियुक्त कर्मचारी को। लेकिन यदि बोनस या फिर अनुग्रह राशि यदि मान लो 700 रुपया हो और उसका प्रतिनियुक्ति भत्ता 600 रुपया है। ठीक है। तो इस दशा में क्या होगा कि उसने तो 700 रुपये ले लिए और प्रतिनियुक्ति भत्ता उसका बन रहा था 600 रुपया। ठीक है। तो उसे 200 रुपये की 100 रुपये की वसूली कर ली जाएगी। ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे प्रतिनियुक्ति की अवधि, यानी कि जो डेपुटेशन का जो पीरियड होता है वो आखिर में कितना होता है, किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति कितने वर्ष तक किया जा सकता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले वर्ष भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें बता रखा कि एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम 4 वर्ष रह सकता है। ठीक है। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछे कि एक कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम कितने साल तक रह सकता है, तो आपको उत्तर देना 4 साल। ठीक है। लेकिन जो प्रशासनिक विभाग है ना, वो क्या करेगा, विशेष परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। 4 वर्ष तो उसको वैसे मिलेगी, अब 4 वर्ष के अलावा 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है। कौन? प्रशासनिक विभाग की पावर है। अर्थात कुल 5 वर्ष तक वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना ही प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी कि 4 साल तक तो अधिकतम हो ही गई। ठीक है। 4 साल तो अधिकतम होती है और 1 साल तक प्रशासनिक विभाग बढ़ा देगा, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। तो 5 साल तक वित्त विभाग से हमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन 5 वर्ष के बाद की अवधि यदि आगे बढ़ाई जाएगी ना, तो इसमें क्या होगा कि वित्त विभाग पूर्व अनुमति अगर देगा तो ही आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो इसमें अधिकतम अवधि के बारे में मैंने बता दिया कि अधिकतम अवधि 4 वर्ष होती है। प्रशासनिक जो विभाग होता है वो 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। कब बढ़ा सकता है? राज्य हित में आवश्यक होने पर। ठीक है। और वित्त विभाग क्या करेगा कि 5 वर्ष के बाद में जितने भी वर्ष की वृद्धि होगी ना, वो हम वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही कर सकते हैं। अगर वित्त विभाग अनुमति देते तो हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यानी कि वित्त विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। 5 वर्ष से ज़्यादा अगर किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाता है तो 4 वर्ष बाद प्रतिनियुक्त भत्ता नहीं मिलेगा। किसी कर्मचारी को अधिकतम, मैंने बताया अभी, अधिकतम 4 वर्ष तक डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है। ठीक है। और 4 वर्ष के बाद में यदि उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जाती है तो 4 वर्ष के बाद में जितनी भी वृद्धि की गई ना, उसमें उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा। यानी कि प्रतिनियुक्ति भत्ता तो केवल 4 वर्ष तक ही मिलेगा और प्रतिनियुक्ति वेतन भी नहीं मिलेगा। उसको प्रतिनियुक्ति का वेतन भी नहीं मिलेगा, भत्ता भी नहीं मिलेगा और वेतन भी नहीं मिलेगा। कब? जब 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि उसकी पूरी हो जाए, तो उसके बाद उसको भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता यानी कि डेपुटेशन अलाउंसेज और प्रतिनियुक्ति वेतन यानी डेपुटेशन सैलरी उसको नहीं मिलेगी। 2 प्रतिनियुक्तियों के बीच 3 वर्ष तक पैतृक विभाग में रहना आवश्यक है। ठीक है। यदि किसी कर्मचारी को मान लो 5 साल के लिए डेपुटेशन पर भेज दिया और वो अपने पैतृक विभाग में वापस आ गया। ठीक है। मान लो पीएचडी से किसी जूनियर अकाउंटेंट को रिको में भेज दिया,
ठीक है। अब रिको में उसने 5 साल प्रतिनियुक्ति पर रहा, उसके बाद में वो वापस पीएचडी में आ गया, तो पीएचडी में वो कम से कम 3 साल टिकना चाहिए, 3 साल तक काम करेगा ना, उसके बाद में उसको वापस प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है ना, अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2 प्रतिनियुक्तियों के बीच 3 वर्ष तक पैतृक विभाग में रहना आवश्यक है, ठीक है। और संपूर्ण सेवा काल में कोई भी कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि कितनी रहेगी, 10 वर्ष, ठीक है। वित्त विभाग की सहमति से, अगर वित्त विभाग सहमत होता है तो, ठीक है। किसी भी कर्मचारी अपने ज्वाइनिंग से लेकर अपने रिटायरमेंट तक अधिकतम 10 वर्ष तक डेपुटेशन पर रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है गाइज। वित्त विभाग को यदि 5 वर्ष से आगे प्रतिनियुक्ति अवधि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से कम 2 माह पूर्व पूर्ण औचित्य के साथ नहीं भेजा गया तो प्रतिनियुक्ति भत्ता या फिर वेतन के बिना भी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष से हमने पढ़ा कि 5 वर्ष से ज़्यादा यदि किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि में बढ़ोतरी की जाती है तो वित्त विभाग की पूर्वानुमति जरूरी है, ठीक है। और ये जो पूर्वानुमति है ना, ये इसका प्रस्ताव जो प्रपोजल है ना, ये क्या होगा, ये कब भेजा जाएगा, प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से कम 2 माह पहले पूर्ण औचित्य के साथ भेजना पड़ेगा, ठीक है। 2 माह पहले जो कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होगी उससे 2 माह पहले भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 वर्ष से ज़्यादा उसकी डेपुटेशन की अवधि को बढ़ाना है तो प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से कम 2 माह पहले पूर्ण औचित्य के साथ औचित्य बताना पड़ेगा कि आखिर में क्या औचित्य है, क्या कारण है कि इसकी अवधि बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि प्रतिनियुक्ति भत्ता और वेतन के बिना भी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में कोई निवेदन प्राप्त नहीं हो तो सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से 30 दिन पहले संबंधित कर्मचारी के संबंध में पदस्थापना आदेश जारी कर देने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमने अभी बात की, यदि कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से पहले 2 माह के अंदर अगर वित्त विभाग के पास अगर प्रतिनियुक्ति अवधि के विस्तार का अगर प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा तो उस दशा में जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से 30 दिन पहले वो जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था उसको अपने पैतृक विभाग में आने के आदेश जारी कर देगा, ठीक है गाइज। संबंधित राज्य कर्मचारी क्या करेगा, वैदेशिक नियोजक से प्रतिनियुक्ति की अवधि के 30 दिन पहले वापस जाने के लिए कार्यमुक्त होने की तथा पैतृक विभाग में वापस जाने की स्वीकृति प्राप्त करेगा, किससे, वैदेशिक नियोजक से। तथा वह कौन, कर्मचारी प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही भी करेगा, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हम आज के इस वीडियो में लास्ट बात करेंगे डेपुटेशन अलाउंसेज की, यानी कि डेपुटेशन अलाउंस, प्रतिनियुक्ति भत्ता, उसके बारे में और एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। तो इसमें बता रखा कि प्रतिनियुक्ति भत्ता कर्मचारी के जो मासिक पे मैट्रिक्स लेवल में जो वेतन है ना उसका 1.5% या फिर 600 रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा तक दे हो सकता है, ठीक है। यानी कि मासिक पे मैट्रिक्स लेवल में जो उसका वेतन है ना, या तो उसका 1.5% होना चाहिए, है ना, और या फिर 600 रुपया मैक्सिमम पर मंथ, ठीक है। यानी कि 600 रुपये से अधिक तो होगा ही नहीं। 1.5% मान लो, 1.5% के हिसाब से 600 रुपये से कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और मान लो 600 रुपये से ज़्यादा आ रहा तो फिर उस दशा में उसको 600 रुपया ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। मूल विभाग के वेतन प्लस प्रतिनियुक्ति भत्ता का योग प्रतिनियुक्ति के वेतनमान से अधिकतम से अधिक नहीं होगा। यानी कि मूल विभाग का जो कर्मचारी का वेतन है ना उसमें यदि प्रतिनियुक्ति भत्ते को जोड़ दिया जाए तो दोनों का योग क्या होगा, प्रतिनियुक्ति के वेतनमान से, प्रतिनियुक्ति पर जो उसको वेतन मिल रहा है ना उसको जो जितना वेतन मिल रहा है, जो अधिकतम वेतन मिल रहा है ना उससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे वेतन उसको मान लो 50,000 मिल रहा था और प्रतिनियुक्ति भत्ता मान लो उसको 1,000 मिल रहा था तो कितना हो गया, 51,000। और प्रतिनियुक्ति के वेतनमान मान लो उसको 55,000 मिल रहा था प्रतिनियुक्ति पर वेतन, ठीक है। तो प्रतिनियुक्ति पर वेतन अधिकतम कितना हुआ, 55,000, और ये जो पैतृक विभाग का जो वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता कितना, 51,000, ठीक है। तो ये जो 51,000 है ना ये 55,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो राशि है ना इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति विभाग जो होता है वो पेंशन अंशदान के रूप में कर्मचारी के पे मैट्रिक्स लेवल में मूल वेतन के साथ में डीए के योग पर 10% की दर से वित्तीय वर्ष की समाप्ति या फिर प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के एक माह के भीतर जमा कराएगा, ठीक है गाइज। और आज का ये लास्ट पॉइंट है, इसमें बता रखा है कि पेंशन अंशदान की गणना के प्रयोजनार्थ किसी माह में 16 दिन या अधिक होने पर 1 माह माना जाएगा, अन्यथा 15 दिन का पेंशन अंशदान नहीं चुकाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई कर्मचारी
अपने कर्मचारी यदि प्रतिनियुक्ति पर रहता है तो उसका जो पेंशन अंशदान होता है वो विदेशी नियोजक द्वारा राजस्थान राजकोष में जमा कराया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? विदेशी नियोजक के द्वारा। अब मान लो कर्मचारी मतलब ये विदेशी नियोजक पर मंथ के हिसाब से उसका पेंशन अंशदान राजस्थान राजकोष में जमा कराया जाएगा। अब कोई कर्मचारी मान लो प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी है, ठीक है, उसने किसी माह में 16 दिन या फिर अधिक तक नौकरी की, तो 16 दिन या फिर 16 दिन से अधिक यदि वो नौकरी करता है तो उसका पेंशन 1 महीने का जो पेंशन अंशदान है पूरे महीने का जमा कराया जाएगा। यदि वो प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया कर्मचारी 16 दिन या इससे कम 16 दिन या इससे कम यदि नौकरी करता है उस महीने में, तो उसको उसका जो 15 दिन का जो पेंशन अंशदान है ना वो काट लिया जाएगा, वो चुकाया नहीं जाएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और आप तब तक बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।